चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं तो देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा, चैप्टर नंबर आई थिंक कितना होगा जो भी हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, सिंपल शब्दों में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से जरा इसको समझिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं उसको रिपीट करूंगा। ठीक है। ठीक है, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। ठीक है, भारत के संविधान की बात करेंगे तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था को उपबंध करते हैं। अनुच्छेद 163, ठीक है ध्यान रखेंगे, ठीक है कितना, 163 और कितना, 164, ठीक है ध्यान रखेंगे, ठीक है 164। ठीक है, 89 जोड़ेंगे ना तो निकल जाता है। ठीक है, 89 जोड़ने में केंद्र राज्य के बीच में निकल जाता है। ठीक है, ऊपर वाला में 89 जोड़ेंगे तो दोनों आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक ट्रिक होता है आर्टिकल्स को याद करने का। ठीक है, तो भारत का संविधान की बात करेंगे तो केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के किस प्रकार के स्वरूप की बात करता है, संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। 74 और 75 केंद्र के लिए है, जबकि स्टेट के लिए बात करेंगे तो 163 और 164 है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे, आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें राज्य की कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रवृत्ति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सुंदर प्रश्न है। आधुनिक देखिए लोकतांत्रिक सरकारें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, संसदीय सरकार का मतलब लोकतांत्रिक सरकार। अधिशात्मक सरकार, अधिशात्मक सरकार, ठीक है, जिसको राष्ट्रपति गवर्नमेंट की, उसका भी मतलब लोकतांत्रिक सरकार। ये दोनों सरकार कहाँ पे संभव है, लोकतंत्र में संभव है। ठीक है, मतलब चीन में जाएंगे तो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो वहां पे आप पूछोगे भाई साहब तुम्हारे यहाँ कौन सा सरकार है, तो बोले क्या होता है ये, नहीं तो बताओ लोकतांत्रिक होता है क्या देशात्मक होता है, तो बोलेगा क्या होता है, तो नहीं, भारत के संदर्भ में बात करते हैं लोकतांत्रिक है, अमेरिका के संदर्भ में, फ्रांस के संदर्भ में बात करते हैं तो राष्ट्रपति गवर्नमेंट है। तो वहां पे कोई सरकार ही नहीं है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, न तो अधिशात्मक है और न तो मतलब क्या है, न तो लोकतांत्रिक है। अब लोगों सर ये कैसे होता है, वहां पर भी तो राष्ट्रपति, अमेरिका में भी राष्ट्रपति होता है। चीन का राष्ट्रपति की बात करें, क्या नाम है उसका, क्या नाम है चीन के राष्ट्रपति का शी नाम, जिनपिंग। शी जिनपिंग। तो राष्ट्रपति वहां भी, राष्ट्रपति वहां भी, तो क्या सरकारें भी मतलब अधिशात्मक होगी, नहीं, अधिशात्मक और संसदात्मक सरकार वहीं पे होगी जो लोकतांत्रिक सरकार की बात करेगी। सिंपल शब्दों में समझेंगे, सरकार की संसदीय व्यवस्था ये कहता है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार अपने नीति एवं कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी, विधायिका के प्रति। अब विधायिका का मतलब यहाँ पे विधायक नहीं, ठीक है, विधायिका का मतलब केंद्र में लोकसभा के सदस्य। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लोकसभा सिंपल शब्दों में, राज्य में बात करेंगे विधानसभा। दूसरी ओर सरकार है, राष्ट्रपति की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन गवर्नमेंट बात करेंगे, राष्ट्रपति सरकार, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मतलब क्या होती है, सरकार जो होती है, कार्यपालिका अपनी नीति के एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। ये बात बहुत लोगों को ऊपर चला गया होगा, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं, उसको समझिएगा। देखेंगे, अमेरिका में, ठीक है, आपको मिलता है सीनेट, ठीक है, वहां पे मिलता है प्रतिनिधि सभा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है, प्रतिनिधि सभा होता है। ठीक है, सीनेट की बात करेंगे तो हमारे यहाँ राज्यसभा है। ठीक है, वहां प्रतिनिधि सभा को हमारे यहाँ लोकसभा बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों का जब संक्षेप में जब मिला देते हैं, विद प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ संसद का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ध्यान से, ये दोनों का जब वहां पे मिलाएंगे तो इसके मिलके कांग्रेस बनेगा। मतलब वहां के संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस। सीनेट वहां का अपर हाउस है, हमारे यहाँ का अपर हाउस उच्च सदन राज्यसभा है। प्रतिनिधि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव या फिर रिप्रेजेंटेटिव हाउस कह लीजिए, वहां का लोकसभा की तरह कार्य करता है, मतलब निम्न सदन है। इसके कार्यकाल जो आई थिंक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 इयर्स का ही होता है सर, जहां तक मुझे ध्यान में है। ठीक है, और भारत में जानते हैं लोकसभा 5 वर्षों के लिए आता है, लेकिन कोई समय काल निश्चित नहीं है, बीच में भी भंग हो सकता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल वहां पे 4 वर्ष का होता है। अब यहाँ पे देखोगे, भारत में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो तो मतलब किसी न किसी संसद का तो सदस्य होगा ही। लोकसभा से आज सामान्य तौर पे अगर नहीं है तो उसको राज्यसभा का हिस्सा तो होना पड़ेगा, 6 महीना के अंदर में उनको हिस्सा तो बनना पड़ेगा ना। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनेगा, न तो वह सीनेट का सदस्य होगा, न तो प्रतिनिधि सभा का सदस्य होगा। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जहां पे जनता मतलब क्या करती है, डायरेक्ट मतलब राष्ट्रपति को चुनती है। ठीक है,
तो राष्ट्रपति को सीनेट से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रपति को प्रतिनिधि सभा से कोई मतलब नहीं है। समझ गए, सिंपल क्लियर समझिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के दोनों सदन का मेंबर ही नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है, इनका चुनाव अलग होता है, इनका चुनाव अलग होता है। जबकि हमारे संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, जिसको लोकसभा में बहुमत होती है, इसलिए प्रधानमंत्री की बात करेंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ, अमेरिका में बात करेंगे, अमेरिका में जो मंत्री जो बनेगा उसको सीनेट से या प्रतिनिधि सभा से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो अमेरिका में कार्यपालिका को विधायिका से बिल्कुल अलग रखा गया है, दे आर टोटली डिफरेंट। क्योंकि मंत्री भी सीनेट से नहीं आ रहा, प्रतिनिधि सभा से नहीं आ रहा। और भारत में जो मंत्री बनेगा ये तो राज्यसभा से होगा, लोकसभा से होगा। लेकिन अमेरिका का संविधान क्या कहता है, जो मंत्री बनेगा वो सीनेट से या प्रतिनिधि सभा से नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति चाहेंगे से हमको आईटी मिनिस्टर बनाना, एलन मस्क को बनाना, तो बना देंगे। लेकिन भारत के राष्ट्रपति चाहे से विजय शेखर शर्मा को आईटी मिनिस्टर बनाए तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि विजय शेखर शर्मा को कहां से आना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा या फिर राज्यसभा से आना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में कोई व्यक्ति सीनेट का या फिर प्रतिनिधि सभा का सदस्य हुए बिना ही, मतलब क्या हो सकता है, मंत्री पद ग्रहण कर सकता है। और जब वो सदन का सदस्य है ही नहीं तो सदन के प्रति उत्तरदायी क्यों होगा, होगा क्या? ना नहीं नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उस सदन का क्या है, सदस्य नहीं, इसलिए सदन के प्रति क्या है, उत्तरदायी नहीं है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए? तो यहाँ पे अधिशात्मक शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति डायरेक्ट जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। समझ गए? जो मंत्री बनेगा उसको सीनेट और प्रतिनिधि सभा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत में न तो राष्ट्र, न तो प्रधानमंत्री और न तो मंत्री, ठीक है, सदन से अलग हो सकता है, उसको सदन की सदस्यता लेने ही पड़ेगी। हाँ, अगर प्रधानमंत्री का मन है तो क्या कहीं से किसी व्यक्ति को बना सकता है, लेकिन उसको 6 महीना के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका मंत्री पद 6 महीना के बाद समाप्त माना जाएगा। क्लियर, समझ गए? यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई साहब, अमेरिका की जो राष्ट्रपति होते हैं, कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका का प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ मतलब क्या है, हमारी जो सरकार जो होता है अपनी नीतियों के लिए क्या होती है, कार्यपालिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इसको आपको ध्यान में, कार्यपालिका बोले विधायिका के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या फिर उत्तरदायी सरकार कहते हैं। इसको बेस मिनिस्टर स्वरूप भी कहते हैं, तथा यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या फिर गैर संसदीय या फिर निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यह अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका में परिचित है। यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, आप उस शब्द को पकड़िए, निश्चित कार्यकारी। समझे, शब्द का बहुत महत्व है यहाँ पे। मतलब इनका कार्यकाल एक तरह से फिक्स हो गया, 4 साल के लिए बने तो फिक्स है भाई, कोई नहीं हटा सकता है। ठीक है, चुनाव के बाद ही हटेंगे। लेकिन भारत में क्या प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कहूं फिक्स है तो है क्या? नहीं है। सदन में इनकी अल्पमत में सरकार आ गए, कैसे फिक्स है? सरकार तो अभी आपके नीतीश कुमार के गिरी है बिहार में, ठीक है, 5 साल के हिसाब से चलना चाहिए, चला क्या? नहीं, बहुमत खो दिया, सरकार गई। अरे वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में गिर गई, एक बार सरकार बनी 13 महीना में गिर गई, एक बार सरकार चली तो पूरा पूरा है। हाँ बिल्कुल, बहुमत ठीक है, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा, जब तक सदन में बहुमत रहेगा तब तक ही तो रहेगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को सदन के बहुमत से कोई मतलब है क्या? नहीं, वहां नहीं है। नहीं है। तो सिंपल मैं यही बात बताऊं, तो इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होगा, इनका कार्यकाल फिक्स हो गया, मतलब ये सरकार अस्थायी हो गई। क्या हो गई ये सरकार? अस्थायी हो गई। ठीक है, तो वही शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ है, से मतलब संसदीय शासन व्यवस्था, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, जब तक बहुमत रहेगा तब तक रहोगे, नहीं रहोगे तो जाओगे, मतलब कार्यकाल फिक्स नहीं होगा। ठीक है, बहुमत खोया आप गए। ठीक है, इसको बोलते हैं निश्चित कार्यकारी, बोलते हैं गैर उत्तरदायी है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ सदन चलता है, प्रधानमंत्री से रोज प्रश्न पूछा जाता है, खूब परेशान करता है, विपक्ष जवाब देना पड़ता है। तो इसीलिए संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि सरकार जो होती है लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि सदन का तो सदस्य ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो वो किसी भी प्रकार का उत्तरदायी नहीं, ठीक, गैर संसदीय होता है। आप चलते आइवर जेनिक ने संसदीय व्यवस्था को
कैबिनेट व्यवस्था का है क्योंकि शक्ति का केंद्र कैबिनेट होता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट वास्तविक कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? संसद के। मुख्य रूप से लोकसभा लिखना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखें, इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे लोकसभा लिखना चाहिए, ठीक है, गलत लिख रहा है, ठीक है। लोकसभा गलती इस किताब का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट लिखा होगा, ठीक है, जो कि लोकसभा के संदर्भ में यूज होता है। इसने उसको पार्लियामेंट को सीधे संसद के रूप में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो लोकसभा का बहुमत होगा तब तक सरकार चलती रहेगी। संसदीय व्यवस्था के प्रादुर्भाव वाले ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत सरकार या फिर वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। तो कहां से हम लोगों ने लिया इसको? हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। तो अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली, अब भारत का संसदात्मक शासन प्रणाली, आई थिंक आपको अंतर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलेंगे तो क्या, अब यहाँ पे ये भी देखते हैं क्या ब्रिटेन से संविधान से हम लोग वहां के संविधान से हमने ग्रहण किया है, प्रेरित है हम लोग। कहता है हमारा संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संसदात्मक शासन प्रणाली के बिल्कुल समान है क्या? तो वो भी समान नहीं, इसमें भी अंतर है, उस पर भी जरा हम लोग समझेंगे, ठीक है। विगत में ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को तो कैबिनेट से संबंध के संदर्भ में समता के बीच प्रथम, ठीक है, प्रीमियर्स इंटरफेयर्स का है। हाल में प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति कैबिनेट में बढ़ी है, ठीक है। समानता के बीच प्रथम, आप बोलोगे सर समानता के बीच प्रथम क्या होता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको जरा समझिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या है? अरे प्रधानमंत्री क्या है? मंत्री ही तो है, मंत्री ठीक है। लेकिन सारे मंत्रियों में क्या है? प्रथम है। मतलब समानों में क्या है? प्रथम है, ठीक है। समानता में क्या है? प्रथम है। समानों में प्रथम है, ठीक है। ध्यान रखो, आप भी छात्र है, हम भी छात्र है, ठीक है। तो समानों में अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं प्रथम हो गया, एक तरह आप देखेंगे। उसे प्राइम मिनिस्टर क्या है? ठीक है, क्या होता है? मंत्रियों में मतलब प्रथम है। प्राइम मिनिस्टर कोई अलग नहीं है, क्या मंत्रियों में क्या है? प्रथम है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहते हैं, से मतलब क्या है? एक मतलब एक ऐसा जहाज का मतलब क्या है? एक तरह का पायलट हो गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अगर इसको आपको ध्यान में रखें। इसीलिए संसदीय शासन व्यवस्था में कैबिनेट जो होती है एक दूसरे में समरसता के तहत चलती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर कोई कैबिनेट किसी बिल को पास की, कैबिनेट बोलता हूं, ठीक है, मंत्रिमंडल किसी बिल को प्रस्तुत की, अगर बिल अगर नहीं पास होता है तो सारे के सारे मंत्रिमंडल को ही इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सब में मतलब क्या हो जाएगी? असहजता आएगी। मतलब सारे के सारे क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए। इसलिए एक संदर्भ प्रयोग होता है, तो मंत्रिमंडल साथ साथ डुबकी लगाती है। साथ साथ मतलब तैरती है, साथ साथ मतलब डूबती है। साथ साथ तैरने का मतलब कोई भी काम करेगी साथ साथ करेगी, अगर बिल वगैरह नहीं पास हुआ तो साथ साथ मतलब डूब ही जाएगी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, समझ गए? तो इंपॉर्टेंट है इसको समझना। प्रधानमंत्री को किस प्रकार से माना गया? समानता के बीच में प्रथम माना गया, ठीक है। पीरमस इंटरपेयर्स कहा गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। संसदीय शासन व्यवस्था में आगे चलेंगे, प्रभावशाली भूमिका अदा करती है। इसीलिए बात के राजनीतिक विश्लेषक जैसे क्रॉसमैन ने, ठीक है, मैकिन्टोश आदि विद्वान ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कहने लगे। यही स्थिति भारत में भी संदर्भ में भी मतलब क्या होता है? लागू होता है, ठीक है, समझ गए? अब आप देखिए सरकार के, संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या है। अब प्रधानमंत्री के बारे में तो मैंने आपको इतना चीजें बताया, सभाई साहब मुखिया होता है, सरकार का मुखिया कह सकते हैं। राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन सरकार का मुखिया तो मतलब प्राइम मिनिस्टर होते हैं कि नहीं? ठीक है। तो बहुत सारे मामलों में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो मतलब अपने सदन, ध्यान में रखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्री की मृत्यु हो जाए, कैबिनेट के स्तर के किसी मंत्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा। प्रधानमंत्री का मृत्यु हो, पूरा सभा ही भंग हो गया, पूरा मंत्रिमंडल ही भंग हो गया, फिर से सरकार बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। कोई मंत्री निपट गए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा आ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री गए, पूरी सरकार मतलब क्या हो जाएगी? फिर से बहुमत वगैरह पेश करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ध्यान में रखिएगा प्राइम मिनिस्टर ही मंत्रियों का मतलब चुना है, ठीक है। बाद में जाकर राष्ट्रपति जी के द्वारा उनको शपथ दिला दिया गया, वो बात दूसरी है, ठीक है। चलिए, भारत में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित है। सबसे नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका होती है। क्या नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका होती है? राष्ट्रपति नामिक, मतलब नामिक का मतलब नाम मात्र के, ठीक है, विधित कार्यकारी है। विधित मतलब संविधानों के तहत, मतलब इनको नियमित कानूनी अधिकार तो इन्हीं के पास है। जबकि प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वास्तविक कार्यकारी होता है। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, मैंने पहले बताया, ध्यान रखिएगा, राष्ट्र प्रमुख
और सरकार का प्रमुख। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, माइक बंद कीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए चीज को। ठीक है, तो सरकार का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्र का प्रमुख की बात करेंगे तो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। 74 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाएगी, जो कि किसके हेल्प के लिए होगा? राष्ट्रपति की मदद के लिए होगा। मतलब संविधान के अनुसार देश चलाने की जिम्मेवारी किसको सौंप दिया गया? भाई साहब, राष्ट्रपति को सौंपा राष्ट्रपति गया। को। सारा प्रमुख काम किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। लेकिन वो कार्य कहां से जाता है? तो प्रधानमंत्री के जाता है। तो अनुच्छेद 74 की बात करेंगे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। उनके परामर्श को बनने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति को सब कुछ तो दे दिया, कार्यकारी प्रमुख बना दिया, क्या क्या बना दिया, सरकार राष्ट्र का प्रमुख बना दिया, लेकिन फिर से एक पेचा लगा दिया से राष्ट्रपति के मदद के लिए मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद जो सुझाव देगी उसको राष्ट्रपति मानने के लिए मतलब क्या होगा? बाध्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा कार्य बहुमत वाला दल का शासन होगा। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होगी वह सरकार बनाती है। उस दल का नेता राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रधानमंत्री को चयन किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। ठीक है, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या अपने मन से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, जो गठबंधन वाला पार्टी जो होता है वह मतलब क्या कर सके? सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रित हो। फिर भी अगर नहीं बनाती है सरकार तो जो सबसे बड़ा दल जो होता है उसको राष्ट्रपति अपना विवेक का प्रयोग करके उसको सरकार बनाने के लिए आप सरकार बनाएंगे? अगर बोला हाँ बनाएंगे तो बोला ठीक है बनाइए, सरकार बना लिया। फिर उसको लिमिट समय के अंदर सभा में क्या प्रस्तुत करना पड़ेगा? बहुमत प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो अगर आपने सरकार बना लिया है तो ठीक है, आप सभा में बहुमत प्रस्तुत करके बताए आपके पास बहुमत है। जैसा वाजपेयी जी के संदर्भ में हुआ था जब उनकी 13 दिन में सरकार गिरी थी। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं, मैंने चर्चा पहले किया से मतलब हाँ मैंने बोला सामूहिक उत्तरदायित्व में क्या, तो संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होगा? मंत्रिमंडल एक साथ देखेंगे, एक साथ तैरेगी और एक साथ ही मतलब डूबेगी। ठीक है, तो इनका क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध होता है। तो संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, और विशेष करके लोकसभा के प्रति गठबंधन अनुच्छेद 75 कहता है वो एक टीम की तरह कार्य करते हैं और साथ साथ रहते हैं। क्या टीम होता है? अब टीम का जो मुखिया होता है, कप्तान जो देखिएगा, कप्तान कभी कहेगा ऐसा नहीं आज टीम मेरे वजह से जीत गया, नहीं, क्या बोलता है? टीम ने अच्छा खेला। कप्तान कभी भी अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेता है, क्या बोलता है? टीम ने अच्छा खेला। हाँ, टीम ने खराब प्रदर्शन किया इसलिए हमारी टीम हार गई। ठीक है, देखिएगा ज्यादातर बॉयज प्लेड वेल, क्या होता है? बॉयज प्लेड वेल, लड़कों ने अच्छा खेला। बोलता है आई प्लेड वेल, ही प्लेड वेल, ऐसा शब्द होता है क्या? नहीं, व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती। यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत के रूप में संसदीय शासन व्यवस्था क्या करती है? काम करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिम्मेवारी किसकी होगी? टीम की जिम्मेवारी होगी। ठीक है, हालांकि इसका मुखिया कौन होगा? मुखिया कौन होगा? तो मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रभावी होता है लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा भी सकती है, लेकिन सरकार अल्पमत में होनी चाहिए। अब देखिए, राजनीतिक एक रूपता की बात होती है। समानतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के ऐसे मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रतिबद्ध होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से होते हैं। क्या बीजेपी में मंत्री कांग्रेस का बना है क्या? नहीं बना, एक ही पार्टी का है ना। तो सभी के बीच में मतलब क्या होती है, आपको देखोगे जिनमें राजनीतिक विचारधारा एक जैसी होती है। गठबंधन की सरकार के मामले मंत्री सर्वसहमति के प्रतिबद्ध होते हैं। ठीक है, अगर सरकार का फैसला है तो मैं बीजेपी से हूं और मैंने सरकार बना लिया जदयू के साथ, सपोर्टेड बिहार में बना लिया, तो अब बीजेपी का जो फैसला होगा वो जदयू को भी मानना पड़ेगा, जदयू का फैसला होगा बीजेपी का मानना पड़ेगा। अलग अलग बातें नहीं कर सकते हैं। अगर एक डिसीजन अगर ले लिया गया है तो कोई भी मंत्री उसका विरोध नहीं करेगा। जैसे आपने देखा किसान वाला बिल जो आया, 3 को बिल जो था किसान को वापस करना पड़ेगा सरकार को बाद में,
तो आपने देखा किसी भी मंत्री ने सरकार के बिल के खिलाफ नहीं बोला। हाँ, कुछ संसद ने बोला, संसद बोल सकती है। बीजेपी का कोई संसद अगर चाहे तो बोल सकता है, जैसे वरुण गांधी ने इस बिल के बारे में उल्टा सीधा बोला था, विरोध किया था बीजेपी के सांसद होने के बावजूद भी। लेकिन किसी मंत्री ने इस बिल के संदर्भ में नहीं बोला, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध होता है। ठीक है, अगर किसी भी बिल के विरोध में सरकार के अंतर्गत रखते कैबिनेट स्तर का मंत्री अगर उसका अगर विरोध अगर कर रहा है, तो समझिए मतलब क्या, सरकार में एकरूपता नहीं है, सरकार में सहभागिता नहीं है, और ये संसदीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मतलब क्या है, ये नीतिगत चीजों के खिलाफ है। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए किसी भी चीज को सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, एक दूसरे के मतलब मिलकर चलते हैं। ठीक है, दोहरी सदस्यता ध्यान में रखिएगा, बहुत सुंदर प्रश्न, दोहरी सदस्यता। अब यहाँ पे मंत्री की बात कर, मंत्री क्या है? अब बोलोगे सर मंत्री क्या है? मंत्री बनने के लिए पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? अरे क्या बनना पड़ेगा? विधायक बनना पड़ेगा, संसद बनना पड़ेगा, बनेंगे ना? तभी तो मंत्री बनेंगे। अगर नहीं तो ऐसे भी बन सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर में विधायक मंत्री बन, विधायक या फिर संसद आपको बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? तो ये मंत्री जो होता है ना, इसके पास ना दोहरी मतलब सदस्यता एक तरह से आपको देखने को मिलती है। दोहरी सदस्यता आप बोलोगे सर कैसे? तो मंत्री की बात करें, मंत्री कार्यपालिका के तौर पे भी काम करता है। एक दिन कोई बोल रहे थे सर हमको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ये सब नहीं समझ में आता, तो मैं थोड़ा सा पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। मंत्री क्या है? तो मंत्री पे सबसे पहले विधायक है। अगर हम विधायिका अगर कहूं तो इसका मतलब विधायक नहीं होगा। विधायिका कहने का मतलब किसी भी सदन का सदस्य। ठीक है, दैट मीन्स वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, और विधानसभा का भी हो सकता है विधायक के तौर पे। ठीक है, तो कोई भी मंत्री अगर बनता है तो सबसे पहले तो विधायिका का सदस्य होगा, कहीं से भी आए किसी न किसी विधायिका का सदस्य होगा ही वो। उसके बाद वो कार्यपालिका का भी मतलब सदस्य बन जाएगा, मंत्री बनते। मंत्री कार्यपालिका का भी मतलब हिस्सा होता है। ठीक है, किसका हिस्सा होता है? कार्यपालिका। एक दो तरह के कार्यपालिका होता है। ठीक है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अब बोलोगे सर ये क्या होता है कि अस्थाई अस्थाई? देखिए, तो अस्थाई का मतलब जाहिर सी बात है भाई साहब, ये एक समय के बाद निकल लेंगे। क्या करेंगे? निकल लेंगे, फिक्स नहीं है। ठीक है, और अस्थाई वाला कार्यपालिका क्या होगा? फिक्स होगा। अब बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल बताइए। तो अस्थाई कार्यपालिका में मंत्री आएंगे। मंत्री साहब किसका हिस्सा? अस्थाई कार्यपालिका का हिस्सा। मंत्री साहब सदन में कब तक है? जब तक उनकी बहुमत है। पार्टी जब चाहेगी, प्रधानमंत्री जब चाहेगी, मंत्री को बोलेंगे टाटा बाय बाय, निकलो तुम यहां से। तो इनकी तो कार्यपालिका की शक्ति तो गई ना। सरकार 5 साल में बदली, मंत्री साहब निकल गए, लेकिन अस्थाई कार्यपालिका में आएंगे डीएम साहब, एसपी साहब। ये सब क्या है? सरकारी नौकरी है भाई साहब, ये अस्थाई कार्यपालिका है। ठीक है, ये डीएम का नौकरी जो है फिक्स है 60 साल के लिए। ठीक है, कभी चेंज नहीं होने वाला है। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, डीएम साहब रहेंगे। ठीक है, तो जो भी सरकारी नौकरी वगैरह जो होता है, उच्च पद पे जो हमारे जो सदस्य जो अधिकारीगण जो होते हैं, वो सबके सब अस्थाई कार्यपालिका के हिस्सा हो, तो बदलते नहीं है। क्योंकि अस्थाई कार्यपालिका में अस्थाई में कौन आएंगे? मंत्री वगैरह आएंगे। ठीक है, समझ गए। तो कार्यपालिका यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा दिए, समझिए मतलब कार्यपालिका क्या होता है। तो मंत्री जो होता है विधायिका का भी हिस्सा होता है, कार्यपालिका का भी हिस्सा होता है। ठीक है, जो मंत्री जो होता है, मंत्री बनने के बाद कार्यपालिका का हिस्सा हो गया, और जो विधायक ही था वो, ठीक है, विधायिका का हिस्सा था, संसद रहे या विधायक रहे, तो वो एक तरह से विधायिका का भी हिस्सा है। ठीक है, इस तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था के एक गुण की बात करेंगे तो दोहरी सदस्यता वाला ही है। मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। जो बात मैंने आपको ऊपर सिंपल शब्दों में बता दी। संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं तो मंत्री बनता, तो 6 माह के अंदर उसका सदस्य बनना पड़ेगा। क्लियर? उसका प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद संसद का सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। वह इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन के महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वहन करता है। ध्यान में रखेंगे, सरकार का मुखिया होता है, सरकार का कप्तान होता है, सरकार का पायलट होता है, बहुत कुछ कह सकते हैं प्रधानमंत्री के संदर्भ में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मैं और भी बोलूं, तो आपने देखा होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है ना, लेकिन लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता नहीं होता। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से है तो स्वतः ही मतलब सत्ता पक्ष के नेता कहलाएंगे। ठीक है, तो कभी भी पूछे लोकसभा का सत्ता पक्ष का नेता बताओ, तो सीधा सीधा बोलेगा मोदी जी। कौन? मोदी जी। अगर प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में है तो स्वतः ही मतलब क्या है? सत्ता पक्ष का मतलब क्या है? नेता भी है, अगर लोकसभा से अगर चुना गया है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा से होगा तो सत्ता पक्ष का नेता नहीं होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है,
क्योंकि सदन का सदस्य किसी भी पक्ष का नेता होने के लिए स्वाभाविक होता है, समझ गए ना। अगर वो राज्यसभा से होगा तो जब अविश्वास प्रस्ताव जब आएगी उसके खिलाफ तो अपने पक्ष में वोटिंग भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं होगा। क्लियर? अरे जगे हुए कि सो गए? जगह हुए हैं सर, सुन रहे हैं। चलिए आप चलेंगे निचले सदन के विघटन की बात करेंगे। निचला सदन क्या होता है? लोकसभा होता है, ठीक है। अमेरिका में मैंने क्या बताया, तो अमेरिका में रिप्रेजेंटेटिव हाउस, ठीक है, प्रतिनिधि सभा कहते हैं सिंपल शब्दों में। तो संसद के निचले सदन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति के द्वारा विघटन किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने आप नहीं करेगी, प्रधानमंत्री के सिफारिश के बाद करेगी, ठीक है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कार्यकाल पूर्ण होने पर पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति में लोकसभा के विघटन की सिफारिश कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी को कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। कार्यकारिणी को कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का विघटन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या अमेरिका में राष्ट्रपति संसद का या फिर लोकसभा जो भी होता है वहां विघटन कर सकता है कि नहीं कर सकता? पावर ही नहीं है भाई, तुम उसका सदस्य ही नहीं हो, ठीक है, अलग अलग है, स्वतंत्र है दोनों, तो इसलिए विघटन नहीं कर सकता। क्योंकि भारत में निचले सदन का विघटन, ठीक है, प्रधानमंत्री के कहने पे, ठीक है, राष्ट्रपति आराम से कर सकते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। गोपनीयता, मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पे काम करते हैं और अपनी कार्यवाही हो, नीति और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। मतलब अगर एक प्रश्न बीच में मैं कहीं पे देखा था, अगर बजट प्रस्तुत होने वाला है, ठीक है, बजट प्रस्तुत होने वाला है, लेकिन बजट किसी न किसी तरीके से आउट हो गया, मार्केट में आ गया, तो वैसे कंडीशन में वित्त मंत्री को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा तक देना पड़ सकता है, ठीक है। तो गोपनीयता रखना पड़ता है, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने नीति के प्रति गोपनीयता रखना पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब चीजों को मतलब क्या कर सकते हैं? सूचना किसी को नहीं देना होता है, ठीक है, समझ गए। संसदीय शासन व्यवस्था में और भी अगर कोई डाउट है तो बताइए, उसके बाद प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझा दे। कोई इसमें और भी डाउट है किस तरीके से चलता है नहीं चलता है? सरकार का संघीय स्वरूप बाद में पढ़ेंगे, ये सरकार का संसदीय स्वरूप है, संघीय स्वरूप किस तरीके से काम करता है। अब बोलोगे सर संघीय स्वरूप कहाँ पे आएगा, संसदीय में लगेगा कि अधिशात्मक में लगेगा? दोनों में लगेगा, ठीक है। संघीय स्वरूप वहां पे होगा जहां पे केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, वहां पे संघीय स्वरूप काम करेगा। तो हमारे यहाँ सरकार का संसदीय स्वरूप वित्त संघीय स्वरूप है, ठीक है। अमेरिका में, ठीक है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली के साथ साथ संघीय स्वरूप है। बोलोगे चीन में क्या है, तो चीन में दोनों में से कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब संसदीय अधिशात्मक संघीय शब्द कहाँ अच्छा लगता है? जहां पे डेमोक्रेसी हो, क्या हो, जहां पे डेमोक्रेसी हो वहां के लिए सब शब्द बन रहा हुआ है, ठीक है। अमेरिका में है, भारत में है, डेमोक्रेसी जहां पे होगा वहीं पे होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो अगला चैप्टर हम लोग का संघीय क्या है? बचा हुआ है, कुछ पूछ रहे हैं क्या? राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। हाँ तो अभी आया है ना उसमें, वो अभी बताओ ना, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, सॉरी, संसदीय स्वरूप में कोई दिक्कत है? सरकार का संसदीय स्वरूप में कुछ है जो नहीं समझ में आया? समझ गए अच्छे से? अच्छा एक चीज पूछना था सर अलग से, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र वही होता है, जनता का ही शासन होता है, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा मीनिंग अलग होता है, ठीक है, उसमें हम लोग बात कर लेंगे। अभी पता संसदीय स्वरूप में आपको कोई दिक्कत है? ना सर। गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस की देन है, बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बता दूंगा उस पर क्या होता है, ठीक है। चलेंगे राष्ट्रपति शासन की विशेषता, व्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे। भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिका संविधान में सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है, देखिएगा, अभी बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अमेरिका राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का मुखिया होता है, ठीक है। किसका होता है? राज्य का भी मुखिया है और सरकार का भी मुखिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राजकीय स्थिति प्राप्त होती है और सरकार का मुखिया होने के नाते उस सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व भी करता है। राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था करें 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। मतलब मैंने बोला ना, इनका कार्यकाल एक तरह से क्या होगा, निश्चित होगा।
अब इसको हटाने का क्या प्रक्रिया है? तो भाई महाभियोग लगा के तो कांग्रेस हटा ही सकती है ना, लेकिन बीच में तो कोई हटाने का कोई प्रक्रिया नहीं ना, क्योंकि इनका बहुमत जाने का तो डर ही नहीं है, क्योंकि किनके द्वारा इलेक्ट हुए हैं ये, किनके द्वारा इलेक्ट हुए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति किनके द्वारा इलेक्ट हुए? जनता के द्वारा। जनता के द्वारा। वोट में खड़ा होता, लोग वोट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किनके द्वारा इलेक्ट हुए? किसी के द्वारा इलेक्ट नहीं हुए। सदन में बहुमत है तो बने, तो उनका कार्यकाल क्या होगा? निश्चित होगा क्या? कभी नहीं होगा। आज जाके एमपी बोलेगा हम पार्टी बदल लिए, सरकार गिर गया। ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टी का कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट जनता के द्वारा राष्ट्रपति चुने हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस हटा सकती है गैर संवैधानिक कार्य के लिए, मतलब संविधान का अतिक्रमण करने के लिए हटा सकती है। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगेगी। ठीक है, आगे चलेंगे। राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता से शासन करता है। ये केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है। इसे गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करती है और वे केवल उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उसी के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है, उसको सीनेट से, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सीनेट से और रिप्रेजेंटेटिव हाउस से कोई लेने देना नहीं है, उसका सदस्य हो भी नहीं सकता है। जो व्यक्ति सीनेट में बैठा हुआ है, जो व्यक्ति कांग्रेस में बैठा हुआ, मंत्री नहीं बन सकता है। बाहर का ही व्यक्ति मंत्री बनेगा, और जब बाहर का व्यक्ति बनेगा मंत्री तो राष्ट्रपति जब चाहेगा हटा भी देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, राष्ट्रपति उसके सचिव अपने कार्य के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। कांग्रेस के प्रति मतलब वहां पे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, लोकसभा के प्रति, एक तरह से निम्न सदन कह लीजिए या फिर उच्च सदन जो भी है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं, न ही सत्र में भाग लेते हैं। जबकि भारत के मंत्री लोकसभा, राज्यसभा दोनों में भाग ले सकता है, भले ही किसी भी सदन का हो। लोकसभा से है तो फिर भी राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकता अगर वो मंत्री है तो, राज्यसभा से फिर भी लोकसभा में पार्टिसिपेट कर सकता। लेकिन वोटिंग होगा तो उसी सदन में वोट करेगा जिस सदन का वो क्या होगा, सदस्य होगा। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकती, कांग्रेस का निचला सदन है। भारत में कर सकती है, सिंपल शब्द में प्रधानमंत्री कहेंगे कर दीजिए कर दीजिए। अभी आई थिंक लोकसभा का सर विघटन हुआ कि नहीं हुआ, अभी हो जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, ध्यान रखिए, कोई चुनाव होने वाला। शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। यहाँ पे देखिए, शक्तियों के विभाजन का स्वरूप सीधा सीधा क्या निकल कर आया, संघीय स्वरूप निकल कर आया। तो संघीय स्वरूप प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों में काम करेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों में जहां पे शक्ति का विभाजन, सरकार का कौन सा रूप, फेडरल रूप, संघीय रूप आपको निकल कर आएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सरकार की विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों का सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया। ठीक है, विधायी, कार्यकारी, न्यायिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा, विधायी और कार्यकारी को एक तरह से देखेंगे तो संसदीय में जोर दिया जाता है, नहीं जोर दिया जाता है। जो मंत्री क्या है, विधायक है, या फिर मतलब ये विधायिका का हिस्सा है, वो कार्यकारी का भी हिस्सा है, कार्यपालिका का भी हिस्सा है कि नहीं है, समझ गए ना। लेकिन वहां पे क्या होता है, सब अलग अलग है। न्यायपालिका तो दोनों में स्वतंत्र है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, विधायी एवं कार्यपालिका में बहुत अधिक स्वतंत्रता आपको नहीं देखने को मिलती है। संसदीय व्यवस्था के गुण क्या क्या है, मतलब क्या है, मतलब संसदीय व्यवस्था का गुण क्या है, कैसे गुण है? तो सरकार की संसदीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुण है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सकता है। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यपालिका अंगों के बीच में सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत लोग समझते हैं कार्यपालिका, विधायिका और मतलब क्या बोलते हैं, न्यायपालिका सब अलग अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका का अंग, न्यायपालिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र है। ठीक है, ध्यान रखें, लेकिन अंग जरूर है, ध्यान में, दोनों अपने कार्यों के लेकर स्वतंत्र है, लेकिन हिस्सा कार्यपालिका जो है विधायिका का हिस्सा है। परिणाम स्वरूप दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अरे मान लीजिए कार्यपालिका का प्रधान जो है, कार्यपालिका सॉरी विधायिका अगर कार्यपालिका को कार्य करने के लिए करेगी, कहेगी तो मना करेंगे क्या? देखिए, बड़ा बड़ा अफसर लोग होता है, ठीक है, मंत्री विधायक के सामने एकदम थर थर कांपते रहता है। ठीक है,
तो इसीलिए बहुत कम अवसर होते हैं दोनों के बीच में विवाद आपको देखने को मिलेंगे। कार्यपालिका किसका अंग है? विधायिका का ही अंग है, लेकिन कार्यों को लेके स्वतंत्र, ध्यान में रखिएगा। और न्यायपालिका सारे मामलों में स्वतंत्र है, ना तो अंग है ना तो कार्य में भी मतलब कोई लेना देना है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। सबसे पहले उत्तरदायी सरकार होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अपने प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाता है। मंत्री अपने मूल एवं ठीक कार्याधिकार कार्यों के लिए, ठीक है, क्या होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब मान लीजिए जनता ने वोट दिया, जनता ने वोट दिया तो मंत्री जो भी बने, संसद जीत गया, विधायक जीत गया, जनता का प्रति उत्तरदायी होंगे ना। तो जनता को कैसे उत्तर देंगे, क्योंकि भारत जनता ने इनको चुना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे लोकसभा में क्या होता है, चर्चा होता है, स्थगन होता है, चर्चा होता है, प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव। इस माध्यम से जनता को आप देखोगे तो प्रतिदिन मतलब इनका मतलब क्या मिलते रहता है, तो इनका रिस्पॉन्स मिलते रहता है। जनता प्रतिदिन के हिसाब से मतलब इनसे रिस्पॉन्स मिलती है, इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, क्या है ये, ध्यान में रखें, किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, उत्तरदायी शासन में जनता को रिप्लाई देना पड़ता है। जनता को रिप्लाई कहाँ पे मिलता है, सदन में मिलता है। अरे कहीं ना कहीं से जो भी मेंबर चुन के सब तो मतलब क्या है, जनता के ही तो मतलब क्या है, जनता के द्वारा ही तो चुने हुए हैं, ठीक है। और इनको रिप्लाई देना पड़ता है सदन में, देखते हुए जब भी प्रश्न पूछा जाता है, जिनसे भी पूछा जाता है, ठीक है, समय समय पे देखिए कोई व्यक्ति उठ उठ कर सदन का सदन मतलब मंत्री ही मेनली जवाब देता है। वो सारे जवाब प्रश्न काल में चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा माध्यम से नियंत्रित करने की काम करती है। इसीलिए क्या है, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। निरंकुशता पे प्रतिषेध भी लगाती है। इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है, जिसको मंत्री परिषद कहते हैं, न कि एक व्यक्ति में। अब निरंकुशता पे मतलब शक्ति किसमें होता है, तो शक्ति आप देखोगे मंत्री परिषद में होती है, व्यक्ति में नहीं होता है। अब कहने के लिए बोल सकते हो सर प्रधानमंत्री में तो होता है, ठीक है, लेकिन आप संवैधानिक तौर पे आप देखोगे तो शक्ति मंत्री परिषद में होती है। मंत्री परिषद का प्रमुख जो होता है, सरकार का प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। यह प्राधिकृत व्यवस्था न्यायपालिका की निरंकुश प्रकृति पे रोक भी लगाती है, अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है। सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो जाने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। बहुत सुंदर प्रश्न है, ठीक है। क्या होगा अगर मान लीजिए सत्ता, जैसे कि सर बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, नीतीश बाबू आरजेडी से गठबंधन तोड़ लिए, सरकार अल्पत में गई, सरकार गिर गई। अब विपक्षी दल जो था उसको सरकार बनाने के लिए न्योता दिया गया, बीजेपी और मतलब क्या मतलब जेडीयू ने फिर से मतलब सरकार बना ली, ठीक है। तो वैकल्पिक सरकार, वैकल्पिक गवर्नमेंट के तौर पे देखा जाता है, अगर सरकार गिरेगी तो उसका विपक्षी दल को, ठीक है, राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रपति मतलब राज्य का मुखिया सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है, ठीक है। अभी बिहार सबसे अच्छा उदाहरण है, सरकार गिरी तो चुनाव होना चाहिए, चुनाव नहीं हुआ, नया सरकार का गठन हो गया। इस तरह डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो विपक्ष का नेता क्या है, वैकल्पिक प्रधानमंत्री है। जैसे बिहार में अगर मान लीजिए नीतीश बाबू तो फिर से दोबारा सरकार बना के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जैसे ही सरकार गिरी, अब बीजेपी के साथ तेजस्वी मिल जाता, ठीक है, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकता था। या फिर मान लीजिए, ठीक है, तेजस्वी क्या करता, जैसे विपक्ष में कौन था बीजेपी में, कोई भी बीजेपी का कोई नेता तो विपक्ष में रहा होगा ना, नीतीश के साथ जब सरकार था तो नीतीश कुमार बाहर गए, उसी संदर्भ में क्या होता, तेजस्वी बोलता से हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, अब बीजेपी का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता। इसलिए जेनिंग्स के हिसाब से वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था में संसदीय शासन प्रणाली में विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री के तौर पर माना गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे सपोर्ट डे समझिए, सरकार अभी किसी प्रकार से ऐसा होगा नहीं, ठीक है, बहुत ही अनिर्धारित बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन किसी तरह बीजेपी की सरकार गिर जाती है, ठीक है, कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, तो कांग्रेस का विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इस तरीके की भी चीजें मतलब आपको देखने को मिलती है कहाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है। आप चले व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह में गठित होती है, उदाहरण के लिए मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। अब लोग सर क्या है, तो बिल्कुल देखेंगे, हो सकता है विभिन्न समुदाय से मंत्री आए, कोई जनजाति वर्ग से आ जाए, कोई अनुसूचित जाति से आ जाए, कोई मतलब देखिए नॉर्थ ईस्ट से आ जाए, जैसे बात करेंगे मंत्री हमारे नॉर्थ ईस्ट से, कोई कोई अल्पसंख्यक वर्ग से आ जाए, तो प्रधानमंत्री जब मंत्रिमंडल का जब गठन करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, ताकि सभी जाति सभी धर्मों का लोगों का प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिले। ये सब अच्छी अच्छी बातें हो गई, जहां पे अच्छी बातें होती है वहां पे कुछ व्यवस्था में
दोष भी होता है, ठीक है। तो अब जरा हम लोग बात करेंगे दोष के ऊपर, बात करेंगे क्या क्या दोष है, जरा उसको समझने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोष के ऊपर बात करेंगे, तो सबसे पहले दोष की बात करेंगे, तो देखिए दोष में कौन सा दोष है। तो सबसे पहले देखेंगे उपरोक्त गुणों के बावजूद संसदीय व्यवस्था में निम्नलिखित दोष भी युक्त है। तो सबसे पहले देखें अस्थिर सरकार है। हमने प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या देखा था, अस्थिर सरकार देखा था। राष्ट्रपति 4 साल के लिए बना तो बना, हिला नहीं सकता है उसको कोई। हिलेगा कब, जब संविधान के दुरुपयोग करेंगे, संविधान का अतिक्रमण करेंगे, तब जाके हिलेगा। लेकिन ऐसे राष्ट्रपति तो नहीं हिलने वाला भाई, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी कि नहीं करेगी, कब गिर जाएगी कोई पता नहीं है। उदाहरण बिहार, मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर रहते कि वो अपने कार्यकाल को नियमित रख सकेंगे। एक अविश्वास प्रस्ताव पे राजनीतिक दल परिवर्तन या फिर बहुदलीय गठन सरकार का अस्थिर कर सकता है। उदाहरण के मोरारजी देसाई की सरकार गई, चौधरी चरण सिंह निपट गए, बीपी सिंह निपट गए, चंद्रशेखर जी निपट गए, देवगौड़ा जी निपटे, आई.के. गुजराल निपटे, और साथ में वाजपेयी जी भी निपट गए। एक बार 13 दिन की सरकार है, एक बार 13 महीने की सरकार में ये लोग निपटे। तो इन लोगों की सरकार किसी परिस्थिति में अपना कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर। आपसे नीतियों के निश्चितता का अभाव होता है। क्या होता है भाई, तो संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालीन नीतियां लागू नहीं हो पाती, क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। भाई साहब सरकार कब चलेगी, नहीं चलेगी की, ठीक है, इसलिए अनिश्चितता बनी रहती है। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां परिवर्तित हो जा सकती है। बोलोगे क्या, कैसे होगे, तो मान लीजिए आरजेडी के साथ मिलकर बिहार सरकार ने नीतीश बाबू ने कोई सरकार बनाया, मतलब नीतीश बाबू ने कोई नियम बनाया। अब बीजेपी चली आरजेडी के घोर विरोधी। अब नीतीश बाबू ने क्या किया, पाला बदल कर मतलब आ गए किनके साथ, बीजेपी के साथ। अब बीजेपी कहेगी सुनो नीतीश जी, आरजेडी के साथ जो पहले का कानून जो बनाया था उस पर रोक लगाओ। बोलेगा अच्छा ठीक है रोक लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कानून जो था रोक लग गया। अब वहां पे देखो, बोलोगे सर ये कैसे, तभी कुछ दिन पहले तेलंगाना की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, बीजेपी की सरकार थी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई, बीजेपी का लगभग बहुत सारा बिल जो था, जो पास हुआ था, सबको रोक लगा दी, सबको खत्म कर दी, हटा दी, ठीक है। तो एक तरह से आप देखोगे तो अनिश्चितता बनी रहती है। सत्तारूढ़ दल परिवर्तन से सरकार की नीतियां परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए 1977 मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाला जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की नई नीतियों को पलट दिया। बहुत सारे सरकार में परिवर्तन किया था ना इमरजेंसी के दौरान, सबको पलट दिया। ऐसा ही कांग्रेस ने की सत्ता 1980 में सत्ता में वापस आने पर किया। ऐसा ही कांग्रेस जब 1980 में फिर जब दोबारा सत्ता पे आए तो जनता पार्टी की बहुत सारे नियम बनाया था मोरारजी देसाई की सरकार ने, उसको फिर पलट दिया। तो इसी तरह से अस्थिरता मतलब जो होती है बनी रहती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मंत्रिमंडल की निरंकुशता, जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है और लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है। उदाहरण के लिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, 2 4 10 चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुमत से 100 सीट ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में मंत्री क्या होते हैं, मंत्रिमंडल एकदम ज्यादा मजबूत है, कुछ फर्क तो पड़ने वाला, विश्वास प्रस्ताव कुछ नहीं आने वाला। तो ऐसे कंडीशन में निरंकुशता, शक्ति से मतलब क्या होती है, सरकार निरंकुश हो जाती है। बहुत ज्यादा शक्ति जब किसी के पास आ जाए तो निरंकुशता के चरम पे पहुंच जाती है। कुछ इंग्लिश में कहावत भी बोलते हैं, मुझे नहीं आता, पावर कम्स मतलब डैश कम्स फ्रॉम पावर एंड डैश कम्स फ्रॉम मोर पावर करके कुछ कहावत, याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कहीं पे पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा। इसको हिंदी में बता रहा हूँ, शक्ति से निरंकुशता आती है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा जब शक्ति हो जाए पावर तो बहुत ही ज्यादा निरंकुशता आ जाती है, ठीक है। लॉस्की कहते हैं संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूर भी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काल में इसका गवाह है। इंदिरा गांधी की शासन काल में इमरजेंसी लग गया, दुर्भाग्य 1975। राजीव गांधी के काल में भी इसी तरह का मतलब कुछ मामला देखने को मिला था। शाहबानो वाला केस जो था, ठीक है, न्यायपालिका का फैसला को ही पलट दिया। बहुमत में थी सरकार तब नहीं ऐसा कर पाई, बहुमत नहीं रहती तो सरकार को हिम्मत होता क्या ऐसा करने का, समझ रहे हैं ना। ये सारे कुछ जो है, जो कि मतलब मंत्रियों की निरंकुशता, मंत्रिमंडल की निरंकुशता, मंत्रिमंडल और मंत्री में बहुत अंतर होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। किसकी होती है, कैबिनेट विधायिका का भी नेता होती है, कार्यपालिका का भी नेता होती है, ठीक है। ऐसा ही
बेघोट उल्लेख करते कैबिनेट कार्यपालिका में विधायिका को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका निभाती है। हाइफन समझते हैं ना, ये हाइफन है, ठीक है, ए बी, ये कैबिनेट, तो ये विधायिका, बीच में कौन है, हाइफन, ठीक है, ध्यान रखिए, कैबिनेट का सॉरी ये कार्यपालिका, ये विधायिका, बीच में कैबिनेट है, ठीक है, तो दोनों के बीच में हाइफन जैसी भूमिका निभाती है जो दोनों को जोड़ने के लिए बाध्य है। इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है। वास्तव में शक्तियों का मतलब क्या होता है, मेल होता है, ठीक है, मतलब शक्तियों का विभाजन नहीं, क्या है, शक्तियों का मेल है। अकुशल व्यक्तियों के द्वारा सरकार का संचालन, आप बोलोगे सर अकुशल व्यक्ति कैसे कह रहे हैं, आपको बिल्कुल कह रहे हैं। अब बोलोगे सर, अब मान लीजिए हमारे यहाँ आईटी मिनिस्टर की बात करेंगे, उद्योग मंत्रालय हमारे यहाँ किनको दिया गया है, किसी को भी दिया जाए, कोई व्यक्ति होगा। अब बताए रतन टाटा को उद्योग मंत्री बना दे, वो ज्यादा अच्छा चलाएंगे कि उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल साहब अच्छा चलाएंगे, बताइए कौन चलाएंगे। मार्क जुकरबर्ग को आईटी मिनिस्टर बना दिया जाए, वो अच्छा चलाएगा कि अमेरिका का कोई आम आदमी जो मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, सॉरी, मार्क जुकरबर्ग अच्छा चलाएगा कि मतलब कोई विधायक जो जीत के जाएगा वो अच्छा चलाएगा आईटी मिनिस्ट्री, कौन चलाएगा, मार्क जुकरबर्ग। अब मार्क जुकरबर्ग विधायक का चुनाव नहीं भी लड़ेगा, फिर भी अमेरिका में अगर चाहे तो मंत्री तो बन सकता है ना। तो ऐसे ही कंडीशन में भारत में नहीं हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए उसको संसद का सदस्य होना चाहेगा। मोदी जी चाहेंगे हम विजय शेखर शर्मा को मंत्री बना दे, तो संभव नहीं, विजय शेखर शर्मा को विधायिका का हिस्सा बनना पड़ेगा। जबकि अमेरिका में सड़क से उठाकर किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहे बना देगा, क्योंकि उसको कार्यपालिका तो बिल्कुल भी विधायिका से क्या किया गया, सेपरेट रखा गया। जबकि हमारे यहाँ क्या है भाई, सब हाइफन का काम करता है, कार्यपालिका और विधायिका को क्या करता है, जोड़ता है, अलग अलग नहीं करता। अमेरिका में क्या करता है, कट्टो कट्टो, कार्यपालिका इधर तो इधर, क्या बोलते हैं, कैबिनेट इधर, ठीक है, ध्यान में रखें, दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। किसी भी प्रकार का विधायिका को कार्यपालिका में संसदीय स्वरूप में हाइफन का काम करता है, अध्यक्षीय प्रणाली में काटने का काम करता है, ठीक है। और जब काटने का काम करेगा तो विधायिका से कार्यपालिका को कोई मतलब नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति मंत्री बनेगा। अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री बनेगा तो उस क्षेत्र का विशेष जानकार व्यक्ति मंत्री क्यों नहीं बनेगा, नहीं, सिंपल सी बात है, उस क्षेत्र का जो विशेष ज्ञानी आदमी होगा उसको मंत्री बनाएंगे। मोदी जी थोड़ा इस संदर्भ में काम कर लिए, इसलिए मोदी जी पे आरोप लगाता था भाई साहब सरकार को संसदीय स्वरूप को ये बदलना चाहते हैं। मोदी जी ने क्या किया, विदेश मंत्री बना दिया, किसे, विदेश क्षेत्र के जो जानकार है उनको बना दिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। क्या नाम है हमारे विदेश मंत्री का, एस जयशंकर साहब। एस जयशंकर साहब के बहुत दिनों तक राजदूत रहने का अनुभव प्राप्त है, विदेश क्षेत्र के महारथी है। तो ऐसे व्यक्ति को मिनिस्टर बना, वो ज्यादा अच्छा है कि गांव देहात से जीता हुआ, किसी क्षेत्र से जीता हुआ मामूली एक विधायक को बना दे, संसद को बना दे, उसको विदेश नीति का उसको भी नहीं आता है, उसको बना दे, कि एस जयशंकर जैसे आदमी को बनाए। एस जयशंकर जैसे आदमी को मिनिस्टर बनाने के लिए भारत में क्या है, बना तो दिए, लेकिन एस जयशंकर जी साहब को राज्यसभा से लाना पड़ा। लेकिन वही एस जयशंकर साहब को अमेरिका में अगर विदेश मंत्री बनाते तो किसी भी सदन से आना पड़ता है क्या, नहीं आना पड़ता, क्योंकि अमेरिका में क्या है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या है, सेपरेट है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, हाइफन है, ज्वाइंट का काम करता है, समझ रहे हैं ना, क्लियर, यही अंतर है, ठीक है। अकुशल व्यक्तियों के द्वारा सरकार का संचालन और संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती, क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। जो बात हम ऊपर में समझा रहे, किताबी भाषा में समझिए, हमने जो समझाया उसको किताबी भाषा में समझिए। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होता है, उनकी पसंद संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित रहती है, जो संसद होना चाहिए, वह प्रतिभा तक विस्तारित नहीं होती है। उसके अतिरिक्त मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों एवं दलीय गतिविधि में व्यस्त रहते हैं। अब हम संसदीय और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना उनकी विशेषता और गुणों के आधार पर करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक पूरा क्लियर हो गया से क्या है, मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें, ठीक है, दिक्कत नहीं है। चलिए आप चलेंगे संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण। संसदीय व्यवस्था को हमारे यहाँ क्यों स्वीकारा गया, तो संविधान सभा ने अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था के पक्ष में एक मत उभरा, लेकिन इनके जनकों ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को निम्नलिखित कारणों से मतलब प्रमुखता दी। संविधान सभा में सबसे बड़ी बात है, इसे कौन सा व्यवस्था को अपनाया जाए। बहुत लोगों ने कहा से ऐसा करते हैं, क्या करें, बहुत लोगों ने बोला से ऐसा करते हैं, इसे संसदीय व्यवस्था को अपनाते हैं।
कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं वो बात ठीक नहीं, आदेशात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए। तो दो तरह के मत के लोग थे, कुछ लोग बोले प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना लो, और कुछ लोगों ने बोला नहीं संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाए। तो देखा गया हमारी व्यवस्था में निकटता क्या है। तो भारत के लोग ठीक है चाय पीने के आदी थे, और सडन उसको कॉफी पिलाएंगे तो थोड़ा सा कड़वा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। भारत में बेटी जो शासन व्यवस्था चला रही थी कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चला रही, संसदीय या फिर अध्यक्षीय? अध्यक्षीय डेट में प्रेसिडेंटल, संसदीय। तो भारत के लोगों को संसदीय शासन व्यवस्था की आदत पड़ी हुई थी, इसलिए बोला इनको कॉफी पीने की आदत है, कॉफी ही पिलाते हैं। ठीक है, सॉरी चाय पीने की आदत थी, कॉफी नहीं पिलाते, ठीक है। इसलिए व्यवस्था में निकटता के आधार पे, ठीक है ध्यान में रखिएगा, संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन काल से व्यवस्था क्या थी, अस्तित्व में थी, ठीक है ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं सीधे नीचे। एम के मुंशी ने तर्क दिया इस देश में पिछले 30 से 40 वर्षों में सरकारी काम के कुछ उत्तरदायित्व को शुरू कराया गया है, इससे हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी है। इस अनुभव के आधार पर हमें पीछे क्यों जाना चाहिए, क्यों महान अनुभव को खरते, ठीक है। तो मतलब मुझे दायित्व दिया से भाई साहब, ठीक है, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं से पहले से जो रास्ता जो दिखाया हुआ उसी रास्ता पे काम करना चाहिए, ठीक है। जब रिजल्ट का परिणाम हो, ठीक है, जब परीक्षा का समय तो नए चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लाख ट्रिक याद करके चल जाइए, एग्जाम में गुना करना होता है तो कॉपी पे लिख के ही गुना करते हैं, ट्रिक का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये होगा बड़ बुजुर्ग कह के गया है जो पहले से जो चीजें जो चली आ रही थी उसी को हमको क्या करना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एम के मुंशी साहब ने कहा भाई साहब वर्षों से तो चला आ रहा संसदीय व्यवस्था, ब्रिटिश सरकार इसमें कह रही है संवैधानिक परंपरा हमारी संसदीय बनी हुई है। तो इस अनुभव के बाद हमें मतलब दूसरा चीज को अनुभव नहीं करना चाहिए, हमें महान अनुभव क्यों खड़े, मतलब नया अनुभव, दैट मीन्स न्यू एक्सपेरिमेंट हमको नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको भूख लगी हुई है तो जल्दी से खाना बन जाए, अच्छा खाना बन जाए, उस खाना को बनाए जो कि हम वर्षों से बनाते हुए आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करना चाहता, एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में हो सकता है खराब भी हो जाए, नहीं खराब भी हो सकता है ना। और एक्सपेरिमेंट करने में क्या होगा, या तो अच्छा होगा तो खराब होगा। लेकिन जिस परंपरा को आप वर्षों से फॉलो करते रहे उसको अगर करेंगे तो आपको तो पता है ना इसका टेस्ट क्या होने वाला है। तो लोगों का टेस्ट को पहले से अनुभव था, इसीलिए नया व्यंजन बनाने के नहीं बना, पहले वाला जो टेस्ट जो था संसदीय शासन प्रणाली का उसी टेस्ट को हम लोगों ने शासन के रूप में प्रमुखता प्रदान की। क्लियर, समझ गए, समझ रहे हैं ना, दिक्कत है। आप देखिए उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी दो शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, अस्तित्व एवं उत्तरदायित्व। दुर्भाग्य से अब ये संभव नहीं हो सका। यहाँ पे नेहरू जी ने क्या नाम है, अंबेडकर जी ने कहा भाई साहब देखो लोकतांत्रिक कार्यकारिणी दो शर्तों का वैसे संतुष्ट करे, एक अस्तित्व होना चाहिए, एक उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो उत्तरदायित्व तो है लेकिन अस्तित्व नहीं है। सरकारें आएगी सरकारें जाएगी, ठीक है ध्यान में रखिएगा। किसने कहा था, वाजपेयी जी ने कहा था सरकार कभी भी जा सकती है, अगर रात में सो के उठे पता चलेगा से नीतीश कुमार ने फिर पार्टी चेंज कर लिया है, ठीक है, और सरकार मतलब क्या पे गिर गई, ठीक है। तो यहाँ पे अस्तित्व का तो बात ही नहीं है, ठीक है। दुर्भाग्य से अब ये संभव नहीं हो सका, ऐसी व्यवस्था को खोजा गया जिसमें दोनों समान स्तरों को सुनिश्चित किया जा सकता है। अमेरिकी व्यवस्था ज्यादा अस्तित्व देती है। अमेरिका में देखे क्या सरकार बुद्धि भी है, याद भी है, मतलब उसकी सरकार गिर गई, सुने हैं कभी, गिर ही नहीं सकता है ना, गिर ही नहीं सकता है। हाँ संविधान भी, सरकार तो कभी गिरेगा तब कब गिरेगा जब संविधान का अतिक्रमण करेंगे। अब कोई भी राष्ट्रपति बनेगा तो कोई बेवकूफ आदमी थोड़ी ना बनता है, ठीक है। एक दिन हमसे वो लड़का पूछा, पॉलिटी पढ़ा रहे थे, सर आप बोलते संसद को प्रिविलेज होता है, बोले हाँ होता है, तो कोई संसद गोली मार दिया किसी को सदन के अंदर तो बोले हे भगवान वो संसद है, ठीक है, गली का गुंडा नहीं से डायरेक्ट गोली मार देगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी प्रयोग किया जाता है, वो ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। लेकिन कम उत्तरदायित्व है, ठीक है ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अंबेडकर जी ने कहा से देखो संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाओ जो कि अस्तित्व की बात करेंगे उत्तरदायित्व की बात करेंगे। तो उत्तरदायित्व की बात तो करता है लेकिन अस्तित्व की बात नहीं करता है। प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो उत्तरदायित्व की बात तो नहीं करता है लेकिन अस्तित्व की बात क्या करता है, करता है, दोनों में अंतर है। कम उत्तरदायित्व, दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यवस्था ज्यादा उत्तरदायित्व होती है लेकिन कम अस्तित्व है। प्रारूप संविधान ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए अस्तित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी। बोले ठीक है सरकार गिर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है, लेकिन
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए कि इंडिया क्या है, लोगों की सरकार बनेगी, हम लोग लोकतंत्र को अपनाएंगे। लोकतंत्र में लोग मतलब जो सरकारें जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उत्तरदायित्व को मतलब क्या रखना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। विदाउट उत्तरदायित्व का मतलब क्या होगा, सरकारें ठीक नहीं काम करेगी। तो चलो अस्तित्व तो थोड़ी कम हो, ठीक है चलेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से परिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपसे विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता हुई। संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए, जो कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में ठीक है पाया जाता है। उन्होंने सोचा कि प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार के इन घटकों के बीच संघर्ष और अस्थायी खतरे को वहन किया जा सकता है। वे चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जो देश के चहुमुखी विकास के लिए मतलब क्या अनुकूल हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या, भारतीय समाज की प्रकृति। भारतीय समाज विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। जब हमारा देश जब बना, ठीक है, देश को एकीकरण करने की बात है, 500 प्लस देशी रियासत थे, 562 विभिन्न धर्म के लोग, सबसे ज्यादा धर्म भारत में, बहुत सारा धर्म का पैदा ही मतलब भारत में हुआ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ठीक है, इतने सारे रिलीजन थे, इतनी अधिक विविधता पाई जाती थी। तो इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया था कि सरकार में विभिन्न वर्ग क्षेत्र के लोग हित में बहुत अवसर सुलभ कर सके और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। नेहरू की कैबिनेट में बैठे दलित को जगह दिया गया, बहुत अधिक राइटिस्ट पर्सन को चुना गया, लेफ्टिस्ट को भी चुना गया, सबको चुना गया, मिलजुल के मतलब सरकार बना, ठीक है। इस तरह की मतलब गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं, संसदात्मक में। संसदीय व्यवस्था जारी रखा जाना चाहिए, इसे राष्ट्रपति व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस बात को लेकर 1970 के दशक में देश में बहस विवाद छिड़ा। इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो चाहती थी से मतलब थोड़ा सा इंदिरा गांधी के मन में तो ये बात जरूर आया था कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था को हटा के अधिशात्मक के तौर पे लाते हैं, ठीक है। 1970 के देश में मतलब 1970 के दशक में विवाद बहुत छिड़ा। इस मामले में विस्तार में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा विचार दिया गया, जिसका गठन 1975 में कांग्रेस के द्वारा किया गया। समिति का मत था कि संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही है और इस तरह से कोई जरूरत नहीं कि इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। मतलब इंदिरा गांधी ने दिमाग लगा दिया था, स्वर्ण सिंह जो था, स्वर्ण सिंह, ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इंदिरा गांधी के बहुत बड़े क्या बोलते हैं उसको, समझ ही रहे, ठीक है, रक्षा मंत्री भी रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने मतलब हालांकि सुझाव अच्छा दिया था, संसदीय शासन व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, अब बाद में इसको क्या करना चाहिए, बदलने की आवश्यकता नहीं है। बाद में तो आपको जानते ही है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी आ गया। अब संसदीय शासन व्यवस्था क्या बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और संविधान बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकती है, संविधान का मूल आत्मा हो गया, ठीक है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप चलेंगे भारत एवं ब्रिटिश मॉडल में। हमने देखिए कभी भी मेंस लिखना हो तो आप ये नहीं लोगे कि हमने ब्रिटिश के संविधान से उठा लिया, ले लिए है, उठा लिए है, ले लिए, ये सब नहीं लिखना। हम लोग प्रेरित है, क्या है, हम लोग प्रेरित है, पूरा पूरा नहीं उठाया है, अच्छी चीजों को उठाया है, कमियां थी उसको हम लोगों ने सुधार दिया है। कैसे सुधार दिया, तो संसदीय शासन व्यवस्था में आप देखोगे गणतंत्र परितंत्र वाले कौन गए, अभी क्लियर हो जाएगा, है कि निकल गए, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था में देखेंगे है सर, राष्ट्र का प्रमुख होता है, और राष्ट्र का प्रमुख क्या होता है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चयनित होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता तो भाग नहीं लेता, लेकिन जनता का प्रतिनिधि तो भाग लेता है। अरे विधानसभा का विधायक तो भाग लेते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा का सदस्य तो पार्टिसिपेट करते हैं ना। लेकिन ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सरकार का प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्र का प्रमुख वहां पे राजा या फिर रानी होता है, लेकिन क्या है, वंशागुणत है। अंतर यहाँ पे हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ब्रिटिश में क्या है, वंशागुणत है, हमारे यहाँ मतलब क्या है, गणतंत्र है। मतलब हमारे यहाँ राष्ट्र के प्रमुख को जनता के द्वारा या फिर जहां भी राष्ट्र के प्रमुख को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए वो देश क्या, गणतंत्र। क्या होगा वो देश, रिपब्लिक, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और जहां पे राष्ट्र के प्रमुख को डायरेक्ट मतलब चुन लिया जाए तो वो देश क्या हो सकता है, या तो समझ लीजिए, या तो क्या क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिस्ट कह लीजिए, ठीक है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कहिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर वंशागुणत कह लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता था, हमारा इनका हमने इनसे लिया, लेकिन हमारा अंतर है भाई, हम अलग है, ठीक है। कैसे अलग है, तो ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। दूसरे शब्द में भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। कैसे निर्वाचित होता है, तो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित होता है। अब देखिए भारत इतना विशाल देश है
पंचायत के चुनाव में तो हम कह सकते हैं मुखिया को चुनना है तो चलो गांव का सब आदमी को बड़ा सा फील्ड में बैठा देते मुखिया को चुन लेंगे। लेकिन भाई हमारे यहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या, कौन सा मैदान बनाए, कौन सा फील्ड बनाए, कौन सा स्टेडियम बनाए जो लोगों को बैठा है राष्ट्रपति को चुनने के लिए? नहीं बना सकते हैं ना। तो बोला राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो जहाँ पे जनता की भी भूमिका हो। तो बोला गया देखो विधायिका जो होती है जनता के द्वारा चुनकर जाती है। तो बोला हाँ जाती तो है, तो ऐसा करो विधायिका को पावर दे दो, राष्ट्रपति को चुनेंगे। एक तरह से मतलब विधायिका को जनता चुनेगी या जनता के बिहाफ पे फैसला क्या होगा, जनता के बिहाफ पे फैसला विधायिका ले लेगी। जैसे कभी कभी देखिएगा ना, कभी कभी वकील, क्या जनता का वकील विधायिका को समझ लो, वकील को हम लोग क्या देते हैं, पैसा देते हैं कि नहीं। अब बोलते हैं मेरे मेरे बिहाफ पे केस ये लड़ेगा। वकील का जो फैसला जो होता है, वकील जीता तो हम जीते, वकील हारा तो हम हारे। हारे कि नहीं हारे, हमने पैसा लगा दिया। उसी तरह से जनता के बिहाफ पे, जनता के प्रतिनिधि के द्वारा हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मतलब हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हमारे राष्ट्रपति वंशागुणत नहीं है। जैसे ब्रिटेन में राज्य का मुखिया जो कि राजा या रानी हो सकता है, अनुवांशिक होता है। प्रिंस द थर्ड बन गया, कौन चुनाव लड़ रहा है प्रिंस द थर्ड का, भी हाल फिलहाल में हुआ है, बेटा था बन गया, उसका बेटा फिर बन जाएगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव का कार्यकाल निश्चित होता है, संवैधानिक पद है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ब्रिटिश व्यवस्था में संसद की समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है। अब कहते हैं ब्रिटिश संसद के संदर्भ में कहते हैं ब्रिटिश संसद एक पुरुष को महिला, एक महिला को पुरुष बनाने के अलावा सारा काम कर सकती है। समझ रहे हैं ना, मतलब ब्रिटिश संसद इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। वहां पे एक और भी नीति खराब है, वहां पे वन से स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। मतलब एक बार जो लोकसभा का अध्यक्ष बन गया, लोकसभा हमारे यहाँ होता है, वहां के एक बार जो स्पीकर बन गया जिंदगी भर स्पीकर बने रहेगा जब तक तो मरेगा नहीं। समझ रहे हैं ना, मतलब पूरा सरकारी नौकरी हो पे स्पीकर का नौकरी, मतलब एक बार बन गया तो बन गया। संसद की समरूपता है, कोई लिखित कानून नहीं है, संसद की समरूपता है। और यहाँ पे न्यायपालिका को पुनरावलोकन का, न्यायिक समीक्षा को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, भारत न्यायिक पुनरावलोकन है ना, मतलब हम अगर कोई कानून अगर बनाते तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हिम्मत है तो ब्रिटेन का कानून को तोड़ के तो दिखा दे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नहीं कर सकता। ब्रिटिश अगर संसद ने कानून बना दिया, कानून क्या है, सत्य है, क्या है, नहीं बोल लकीर की फकीर, लिखा गया तो लिखा गया, कोई दिमाग नहीं लगा सकता है। ठीक है, न्यायपालिका। लेकिन हमारे यहाँ क्या, न्यायपालिका स्वतंत्र है। संसद हमारे संप्रभु है क्या, नहीं है। हमारे यहाँ संसद संप्रभु नहीं है, राष्ट्र संप्रभु है हमारा, लेकिन संसद संप्रभु नहीं है। तब बार बार न्यायपालिका निकल कर आ जाती है, संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित कर देती है। लेकिन ब्रिटिश संसद ने कानून बना दिया, मतलब बन गया, किसी की औकात नहीं उस कानून को मतलब क्या कर सके, खंडित कर सके। समझ, इतना पावरफुल ब्रिटिश संसद है, इसलिए संसदों की माता के रूप में जानते हैं ब्रिटिश संसद को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा मूल अधिकार है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, शक्तियों पे प्रतिबंध है। मैंने कल की क्लास में पढ़ा था, संसद के पास संवैधानिक शक्ति तो है, संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन संसद निरंकुश नहीं है और शक्ति का असीमित स्रोत नहीं है। कल के क्लास अगर नहीं किए हैं आप लोग तो वीडियो जाके देखिएगा, चीजें वहां से जुड़ी हुई है। ठीक है, ब्रिटिश में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। ब्रिटेन में कोई भी संसद बनेगी तो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नीति नहीं है। हमारे यहाँ संसद बनने के लिए अपर हाउस से भी आ जाएगा, लोअर हाउस से बने, राज्यसभा का सदस्य भी बन सकते हैं, लोकसभा के सदस्य भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन में संसद कौन बनेगा, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या होगा, सदस्य होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अपर हाउस का, अरे ब्रिटेन में भी दो हाउस, एक कॉमन्स, दूसरा ठीक है लॉर्ड्स। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड साहब। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये लोअर, ये अपर। अमेरिका में लोअर को क्या बोलते हैं, लोअर को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अपर को क्या बोलते हैं, सीनेट। भारत में अपर क्या, राज्यसभा। भारत में लोअर क्या, लोकसभा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पाकिस्तान का भी बताओ क्या, रहने दीजिए, नहीं जानिए। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में से किसी का एक सदस्य हो सकता है भारत में। सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं भी है, उसे अधिकतम 6 माह तक की अवधि के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अब ब्रिटेन में संसद मंत्री बनने के लिए क्या नियम है, कॉमन्स का सदस्य होना ही चाहिए, बिना हुए बन ही नहीं सकता है।
ठीक है। पर जिस समय व्यक्ति मंत्री बनेगा उस समय कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। बाद में कोई नहीं है, मंत्री बनाना बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन तक रहेंगे? 6 महीने तक रहेंगे। 6 महीने में क्या बनना है? चुनाव लड़ना है। चुनाव हार गए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी तुम मंत्री रहोगे। कैसे रहोगे? 6 महीना पूरा नहीं है, राज्यसभा से न भेज देंगे तुमको। ठीक है, इस तरीके से मतलब चीजें चलती है। ठीक है, ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मंत्री का पद ही संवैधानिक नहीं है। समझ रहे हैं ना? मंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है। वित्त मंत्री का संविधान में चर्चा है क्या? रक्षा मंत्री का चर्चा है क्या? गृह मंत्री का चर्चा है क्या? अरे गृह मंत्री किस अनुच्छेद में है, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना। रक्षा मंत्री किस अनुच्छेद में? नहीं है। लेकिन वहां पे इसलिए कानून जिम्मेवारी भी इनकी नहीं बनती है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यकालिक कार्यों में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता। राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयिक कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता, जबकि ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट, शैडो कैबिनेट की एक अनोखी संस्था है। इसमें विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है ताकि सत्तारूढ़ दल के संतुलन बना सके। शैडो कैबिनेट क्या होता है? एक तो कैबिनेट बनता है, कैबिनेट किसकी बनेगी? जिसकी सरकार बनेगी। अब विपक्ष क्या करता है ना, अपना भी एक कैबिनेट बना के रखता है, उसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट। कौन से कैबिनेट? शैडो कैबिनेट बनते हैं ताकि जो सत्तारूढ़ दल जो है उसमें संतुलन बना सके, अपने सदस्यों के भावी मंत्रालय कार्यों के लिए तैयार किया जा सके। भारत में ऐसी कोई भी व्यवस्था आपको नहीं देखने को मिलती है। शक्तियों का पृथक्करण, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक, क्या नाम था उसका पुस्तक का नाम? स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज। तो कल हम लोग बताएंगे शक्तियों का पृथक्करण, पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये वही होगा, संघीय शासन स्वरूप ही होगा अगला चैप्टर। इधर है भाई। हाँ, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम कहाँ हो सकता है? संसदीय शासन व्यवस्था में कि प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? अरे कहाँ होगा? स्विट्जरलैंड। दोनों जगह पे होगा। सरकार का संघीय स्वरूप अधिशात्मक में भी हो सकता है, संसदात्मक क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री वाले में भी हो सकता है। संघीय स्वरूप कहने का मतलब सत्ता का बंटवारा, दोनों जगह पे सत्ता का बंटवारा होगा, क्यों नहीं होगा? अरे अमेरिका में तो राज्यों को ज्यादा पावर दिया गया है, भारत में कम पावर है राज्यों के केंद्र के अलावा। केंद्र सशक्त होगा हमारा। अमेरिका में राज्यों को बहुत ज्यादा पावर दिया गया। कहाँ पे नहीं होगा? चाइना में नहीं होगा, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होगी वहां पे नहीं होगी। जहां पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वहां पे नहीं, वहां पे संघीय स्वरूप नहीं होगा, पर शक्ति बटेगी ही नहीं। समझ रहे हैं ना? और ये मुझे नहीं लगता करवाना का, मैंने इतना अच्छा से आपको समझाया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बॉक्स को, ताकि आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है।